ये चुनाव हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे याद है कि गडकरी जी एक बात में विशेष करके जब अपोजिशन में थे तब एक बात हमेशा कहते थे कि भय भूख इसको हम लोगों को दूर करना है। यहाँ सबको सम्मान मिलना चाहिए, भय से दूर होना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए और लोगों को सम्मान में जीने का अधिकार होना चाहिए। यही बार बार गडकरी जी कहते थे और इसी आधार पर गडकरी जी को नागपुर की जनता ने बड़े ज्यादा वोटों से चुन के भेजा। लेकिन गडकरी जी ने जो बोला उसका उल्टा किया, क्योंकि उनको वो बातें रखना था। आज भय का अर्थ ये होता है कि भय के आधार पर, जैसे आज नागपुर की स्थिति ऐसी है, कानून व्यवस्था अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के घर के पास 100 मीटर के अंदर दिन दहाड़े खून होते हैं, यहाँ महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, यहाँ पे लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। एक मिनट रुको, लोग अपने आप को रमन भाव ठोकर आओ, रमन पैगवार जी है, रमन ठोकर भी रहना चाहिए। तो लोगों को हमेशा एक भय लगा रहता, लेकिन उसके बाद में भी जो विकास की बात कर कर गडकरी जी अपने आप को गुमराह, हमारी नागपुर की जनता को गुमराह कर रहे, उस बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विकास के नाम से आपको गरीब बनाने का पाप इन लोगों ने किया। जो विकास के लिए पैसा लाया गया वो सब कर्जा का पैसा है और कर्जा का पैसा होने की वजह से आपने देखा होगा कि 2016 से मेट्रो रेल टैक्स हमारे नागपुर की जनता के ऊपर शुरू हो गया। अभी हम लोगों की मेट्रो शुरू भी नहीं हुई, अभी तक हमारी मेट्रो शुरू भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर नागपुर की जनता के जेब से पैसे निकलना शुरू हो गया। आपको याद होगा कि जैसे कुणाल ने अपने हमारे डॉक्टर नितिन राउत के समय की बात बताई, डेवलपमेंट के साथ यहाँ पर एक बात और की जाती थी कि आम आदमी को रहने के लिए जो मकान होते हैं उसको नॉमिनल टैक्स लगाया जाता है। मोदी की सरकार, फडणवीस की सरकार और गडकरी मंत्री बनने के बाद आपको याद है कि यहाँ पे नगर सेवक भी है, नगर से जो आज बीजेपी के हाथ में महानगर पालिका है, वो महानगर पालिका गडकरी चलाते हैं। वहाँ का जो हमारा महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी के हमारे जो पदाधिकारी है, जब तक गडकरी उसको ओके नहीं करेगा तब तक उसमें कोई भी सैंक्शन नहीं होगा। आज महानगर पालिका की अवस्था ऐसी है कि कर्मचारी को पगार देने के लिए भी पैसा नहीं, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी पैसा महानगर पालिका में नहीं है, उसके लिए भी कर्जा लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि गडकरी हमेशा एक बात कहते हैं कि मुझे पोल्यूशन मुक्त नागपुर बनाना है। अभी ये 5 साल में जिस दिन से गडकरी और फडणवीस इस शहर के राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री बनने के बाद पूरे नागपुर शहर को खोद के रखा, सब तरफ धूल ही धूल और पोल्यूशन का शहर बना के रखा है। और पोल्यूशन से मुक्त होने के लिए अपने नागपुर शहर में ग्रीन बसेस लाई थी। ग्रीन बसेस आपको पता है ना, वो इथेनॉल पे चलती है, पेट्रोल डीजल से नहीं चलती। अब उसके पीछे इंटरेस्ट क्या, उसका एक बस का प्राइस है 250 करोड़ रुपया। एक बस का प्राइस है 250 करोड़। अपने इंडिया में नहीं बनती हो, दुनिया के कई देशों में बनती है वो। तो गडकरी जी ने 20 बसेस खरीदी। एक तरफ महानगर पालिका में पैसा नहीं, बैंक कर्जा लेकर 250 करोड़ की एक बस, ऐसे 20 बसेस ली। काय के लिए ली कि उनका जो फैक्ट्री है, जो गन्ना फैक्ट्री है, उसमें इथेनॉल बनाते हैं। वो इथेनॉल बेचने के लिए, नागपुर की जनता को लूटने के लिए, अपना इथेनॉल वहां पे सेल होना चाहिए, उसके लिए वो बसेस ली। आपको ये लाल बस जो है, जो 5 रुपया टिकट होगा, अगर तुम ग्रीन बस से जाओगे तो उसको 50 रुपया लगता है।
तो 50 रुपए के बस में कौन बैठेगा, 5 रुपए की अगर टिकट मिलती हो तो। लेकिन गडकरी पूरा वो लोगों के लिए नहीं है, गडकरी बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का उसका परिचय उन्होंने दिया। 5 साल में सत्ता में रहकर गडकरी जी ने जब अपना नामांकन दायर किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी, तो उन्हें ये बता दिया कि मेरी प्रॉपर्टी अभी असली में तो ज्यादा होगी, लेकिन उन्हें जो उनके रिकॉर्ड पे लाके दिखाया तो 140 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। उनके जो भाभी है उनके यहाँ की, वो खेती करती है, उनकी 127% उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, 127 गुना। और उनके बेटे जो है वो 5000 करोड़ का टर्नओवर करते साल में। अब मुझे यहाँ पर ये उत्तर नागपुर जो हमारा विधानसभा है वो एक तरह तो मेट्रोपोलिटन है, यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, सिंधी रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सिख रहते हैं, सर्वधर्म के लोग रहते हैं। वही बोला ना, सर्वधर्म के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर अगर बड़े तादाद में अगर व्यापारी जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो लोग ठीक है छोटा मोटा बिजनेस होगा, लेकिन यहाँ पर व्यापारी लोग ज्यादा है। मुस्लिम लोगों के भी छोटे मोटे बिजनेस हो गए, सिंधी और पंजाबी नहीं, सिंधी और सिख, ये 2 कम्युनिटी बिजनेस वाली है और बड़ी है। मैं अभी सुरेश जिंगासी से पूछ रहा था क्या सिंधी लोगों में कोई परिवर्तन है, तो बोला धीरे धीरे चल रहा है, वो अपने तरफ आ रहे हैं। एक सीधी लाइन है कि आपकी दुकानें थी, आपकी फैक्ट्री थी, ये 5 साल में बंद हो गई। कई लोगों के 50-50 साल के दुकानें बंद करना पड़ा। सरकार का जीएसटी का जो धोरण आया, नोटबंदी आया, उसके बाद पर कई बिजनेस खत्म हुए। जो रोजगार देने की बात गडकरी जी ने 2014 के उनके निवेदन में दिया था कि अगर मुझे आप सांसद बना के भेजते हो तो मैं 1,20,000 युवाओं को नागपुर शहर में रोजगार दूंगा। यही गडकरी जी ने कहा था। उनका 2014 का निवेदन में पढ़ रहा था, अभी का निवेदन तो अलग है। 1,20,000 युवाओं को नौकरी दे रहा हूं। अब कई दुकानें बंद हो गई, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन यहां पर इनके जो जेटली और नरेंद्र मोदी और गडकरी ने जो धोरण बनाया, वो धोरण के आधार पर जो लोगों के कई सालों के बिजनेस थे वो बंद हो गए, लेकिन गडकरी के 5 साल में उनकी बिजनेस जो है हजारों करोड़ में उसकी इजाफा हुआ है। तो इसलिए मैंने जो आरोप नहीं है, ये वस्तुस्थिति है कि गडकरी पब्लिक के आदमी नहीं, गडकरी खुद व्यापारी है और राजकारण को उन्हें बिजनेस बना के रखा है, ये वास्तविक है। अब मेट्रो की बात आप लोगों को सुनाते हैं कि सीमेंट रोड की बात, जो विकास की बात ये लोग करते हैं, इसमें से ज्यादा पैसा कर्जे से लाया गया, दुनिया से पैसा लाया गया, ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने जब भी कहा कि 900 रुपया अगर तुम्हारे घर का पहले टैक्स होगा, उसके ऊपर 10 गुना टैक्स इन्होंने बढ़ाया, तो अब 900 रुपये वाला 9,000 रुपये हुआ। अब 9,000 रुपये टैक्स हुआ, जिस रेडी डेकलर के आधार पे आपके घर के 10 गुना टैक्स बढ़ाया हर साल में, उसमें 40%, क्योंकि रेडी डेकलर जो होता है अपना, जैसे प्रॉपर्टी अपनी अगर सिंपल प्रॉपर्टी है तो उसको अपन अपने जो किराया आएगा या आएगा उसके आधार पे करते हैं। रेडी डेकलर जो होता है वो हर साल इंक्रीज होता है, हर साल बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे अपने घरों के टैक्स बढ़ेगा। अब मुझे ये बताइए, पानी का तो विषय खत्म ही है, क्योंकि पानी तो उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि पानी आपको नहीं देते हुए भी बिल दे रहे आपके घर में। कई घरों में तो पानी जाता नहीं, 50 से 60 गुना गाँव में घरों में नागपुर शहर में पानी जाता ही नहीं। सिर्फ अगर उसका टोटी को खोला तो हवा से मीटर घूमना चालू हो जाता है और बिल अपने आप आ जाता है। मैं मुजफ्फरनगर गया था तो तब मुझे कुछ लोगों ने बिल ला के दिखाया, बोला 40,000 रुपये पानी का बिल आ गया झोपड़ी में। घर का टैक्स आ गया 50,000 रुपया, आपने नहीं भरा तो हम लोगों को अब जब्ती का नोटिस आ गया। अभी आपको एक बताता हूँ कि ये चुनाव की वजह से आपको घर टैक्स का अभी नोटिस आया है, लेकिन नियम ऐसा है कि अगर 31 तारीख के अंदर में आपने टैक्स नहीं भरा तो आपके ऊपर ब्याज लगता है। चुनाव के बाद जब आपको नोटिस आएगा तब आप टैक्स भरोगे तो ब्याज के साथ भरना पड़ेगा, और ब्याज भी छोटा नहीं है,
उसमें भी ब्याज ज्यादा है। तो ये लोगों ने जो कर्जे रूप से पैसे इस शहर में लेके आए और जिसका नाम विकास को दे रहे, विकास खुद का किया, सबका साथ खुद का विकास, और यहां पर नागपुर की जनता को आर्थिक कमजोर करने का पाप इन लोगों ने किया। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, ये चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव की प्रक्रिया में सबसे बड़ा ये होता है, विकास तो ये तो चलने वाला काम। जब अंग्रेज को अपन ने भगा के इस देश से भगाए थे, तब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती। कांग्रेस ने धीरे धीरे इस देश को सुई से लेके रैकेट तक, गांव में स्कूल हो, पीने का पानी हो, हॉस्पिटलाइज हो, रास्ते हो, ये सब बनाते बनाते कांग्रेस ने देश को खड़ा किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, उस संविधान को प्रामाणिकता से संभाल के रखने का काम कांग्रेस ने किया। और इसलिए आज जिस स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हुकुमशाह इस देश में आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी आरएसएस के माध्यम से इस देश में हमारी देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश का संविधान है, वो खत्म करने पे तुले हैं। नरेंद्र मोदी ने 10 दिन के पहले कहा, अगर 19 में हमारी सरकार आती है तो पहला काम हम करेंगे कि संविधान को ही हटा देंगे। अब मुझे आप लोगों को पूछना है, जो हमारे संविधान को, जो हमारे देश की आजादी को खत्म करने पे तुला है, और उसको वो जो क्या संविधान हटाएगा, उसके पहले हटाने का काम आपके पास है। 11 तारीख को हमने अगर उनको हटा दिया तो हमारे संविधान को हटाने की ताकतें उनकी खत्म हो जाएगी, रहेंगी क्या? मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं आप लोगों को इस बार, क्योंकि मैं कार्यकर्ता का सम्मेलन है, जैसे कुणाल ने भी कहा, हम लोगों को 12 बजे मैसेज आता है, मैं भी 2 बजे सोता हूँ, 2 बजे मुझे मैसेज आता है कि कल सुबह यहाँ जाना है। अब ये मैं नागपुर शहर में चुनाव लड़ने इसलिए आया कि मुझे सांसद बनना है करके मैं यहाँ पे आया, ऐसा भी आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं समझना चाहिए। मुझे खुर्ची की लालच है, यह भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समझने की जरूरत नहीं है। मैं देश के संविधान को जो खत्म करने का जो माइंड हमारे नागपुर शहर में आरएसएस का है, उसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब मेरी भूमिका स्पष्ट है, क्योंकि मैंने शुरुआत में यही कहा कि मैं सांसद बनने आया हूं, लेकिन किस काम के लिए आया हूं। अगर मुझे सांसद से, कुर्सी से इतना ही प्यार रहता तो 2 साल पहले मैंने सांसद की नहीं छोड़ा रहता। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी नोटबंदी और जीएसटी के माध्यम से हमारे देश के आम आदमी को बर्बाद करने पे तुला था, हमारे देश के छोटा व्यापारी हो, मीडियम क्लास का व्यापारी हो, हमारे बेरोजगार लोग हो, जिनको रोजगार देने की बात की थी, उनको रोजगार से मुक्त करने का पाप ये लोग जब कर रहे थे, हमारे देश की जाति जाति में झगड़ा लड़ाने की बात करते थे। या मुसलमान भाई बहुत सारे, आपको याद होगा कि गोरक्षण का कायदा इन लोगों ने लाया। अगर मुसलमान ने अगर बड़े का अपने घर में लेके गया तो उसको मारने का काम ये लोग करते हैं। कई जगह में मॉब लिंचिंग करने का पाप इन लोगों ने किया। 2014 में हमारे देश जो था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमारा देश मांस निर्यात करने में 7वें क्रमांक पे था, 7वें क्रमांक पे था। अभी हमारा देश मोदी की सरकार में दुनिया का 1 नंबर का देश हो गया मांस निर्यात करने में। अब गैया कौन काट रहा है? गैया कौन काट रहा है? हमारा मुसलमान भाई काट रहा है कि मोदी काट रहा है, आरएसएस काट रहा है? ये सवाल मेरा उनको है। और मैं इसलिए कहता हूं कि गैया के नाम से ये लोग राजकारण करने निकले, धर्म के नाम से राजकारण करने निकले। अगर धर्म के नाम से राजकारण, अगर हिंदू धर्म के नाम से राजकारण कर इन लोगों का अगर प्रामाणिकता होती तो नागपुर शहर में 450 के ऊपर के मंदिर नहीं गिराए रहता, मस्जिदें नहीं गिराए रहते, बुद्ध विहार नहीं गिराए रहते, चर्च गिराए नहीं रहते। इन लोगों को कोई भगवान से, अल्लाह से डर नहीं है, इनको कोई प्रभु से डर नहीं है, इनको तो वही भगवान बन गए, वही अल्लाह बन गए। गडकरी कहते हैं कि मैं 10 लाख मुसलमान में बोलता हूँ कि रहना है मेरे साथ तो रहो, मैं तो चट्टी वाला हूँ, जिस दिन घुसाना है तो उस दिन घुसा दूंगा। ऐसा गडकरी एक टीवी इंटरव्यू में बताते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि हमारे कोई मुसलमान भाई तो ये गडकरी बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अरे तुम्हारी शरीयत ही खत्म कर रहा है ना। जैसे हमारा
हमारा संविधान खत्म कर रहा है, मुसलमान का संविधान खत्म कर रहा है, शरीयत के माध्यम से तुम्हारा धर्म भी नष्ट कर रहा है ना। जो मुसलमान खड़ा हुआ है वोट विभाजन के लिए, जब ही कह रहे थे एक वक्त था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने कोशिश तो कई दिनों से कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में यही प्रयोग वहां पे भी किया। कांग्रेस के वोटों को विभाजन करने के लिए दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये 3 वोटों का विभाजन करने का कोशिश वहां पे भी हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों राज्यों में कांग्रेस को बहुमत से सरकार मिली। वहां के मुसलमान, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट ने मानस बना लिया कि बार बार ये लोग हम लोगों का विभाजन करते और हम लोगों को बाद में सत्ता आने के बाद में जिस तरह से परेशानी करते हैं, अब हम नहीं चलने देंगे। और पूरे के पूरे मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, क्रिश्चियन, ये सब लोग साथ कांग्रेस में आए, कांग्रेस के साथ आए और राहुल जी के नेतृत्व में तीनों जगह सरकार बहुमत से बनी। ये उसमें विशेषता है, क्योंकि चुनाव में ये तो प्रक्रिया करेंगे, पैसा तो उनके पास बहुत है, जो हमारा पैसा है, जो इन लोगों ने हम लोगों से 5 साल में लूटा है, नोटबंदी के नाम से, काला धन लाने के नाम से, वो पैसा हमसे लूटा है। आज बैंक की प्रणाली, यहाँ पे अधिकारी लोग हैं, बैंक के अधिकारी। पहले के कांग्रेस के जमाने में बैंक का नियम ऐसा था कि जो तुम्हारा सेविंग अकाउंट था, उसमें जब तुम अपने पैसे डालते थे, अगर ज्यादा दिन पैसा रहा तो आधा टक्का ब्याज मिलता था, कोई बैंक तो 1% देती। तुम लोग अगर वहां पर अपना विड्रॉल करते हो तो उसके अपनी को चार्ज नहीं लगता था। अभी इन लोगों ने नियम बदल दिया। इन लोगों ने तुम्हारा अगर पैसा वहां ज्यादा दिन है तो वहां पे मेंटेनेंस के नाम से तुम्हारे पैसे काट रहे कि नहीं। आपको मैसेज आ जाता, आपका अगर 1000 रुपया है तो बोलेगा उसमें से 90 रुपये आपने निकाल दिए, मैसेज आता तुम्हारे को मोबाइल में। आपने जाके विड्रॉल कर लिया तो सर्विस चार्ज लगाते। यानी तुम्हारे ही पैसे को लूट रहे। और काय के लिए लूट रहे हैं? इस देश के सब लोग गरीब बन जाए। जैसे अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके, वैसे ये लोग अदानी, अंबानी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय मल्ल्या, ऐसे देश के 1000 लोग पकड़े इन लोगों ने, उनकी कंपनी बनाई और उनके कंपनी के माध्यम से देश की जनता का पैसा बाहर पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए आज देखो, जो यहाँ पे व्यापारी लोग भी बैठे हैं, मार्केट से पैसा गायब हो गया। दुकानदार अपना मक्खी मारते बैठ रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। और इसलिए राहुल जी ने जो हमारा मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया कल, उस मैनिफेस्टो में राहुल जी ने इस बात को प्रॉपरली रखा है। उन्होंने कहा कि ये जीएसटी कानून हम बदलेंगे, हमारे गरीबों को 72,72,000 रुपया हम हर साल देंगे, हेल्थ की व्यवस्था, एजुकेशन फ्री करेंगे, क्योंकि एजुकेशन आज हमारे गरीब के बच्चों को, हमारे मिडियम क्लास के बच्चों को एजुकेशन लेना अब संभव नहीं है। हेल्थ की व्यवस्था तो जिसके पास पैसा है वही बचेगा, नहीं तो मेडिकल कॉलेज, मेयो हॉस्पिटल इन लोगों ने वहां पर मरने के लिए लोगों के लिए छोड़ा है। और ऐसे सुविधा को एक बदलने के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात मैनिफेस्टो में किया है। और राहुल जी कल नागपुर में अपने कस्तूरचंद पार्क में उनकी 4 बजे सभा है। राहुल जी कल, क्योंकि मैं यहां पर जब चुनाव के लिए राहुल जी ने मुझे कहा तो मैंने कहा राहुल जी का मैं लड़ने को तैयार हूं, लेकिन नागपुर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोजगार का। ये मेट्रो जो बना के रखी है वो सफेद हाथी बना के रखा है, क्योंकि मेट्रो का उपयोग नहीं होगा। और मेट्रो का उपयोग कब होगा? जब तक मिहान में हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, मिहान में इंडस्ट्रीज नहीं लाएंगे, हमारा एयरपोर्ट बड़ा नहीं करेंगे, वहां पर कार्गो फ्लाइट उतरेगा नहीं, जब तक हमारे नागपुर के युवाओं को रोजगार नहीं मिले। सिर्फ नागपुर ही नहीं, तो नागपुर के आजू बाजू के जो हमारे विदर्भ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सभी को हम लोग जोड़ेंगे। और अकेला नागपुर एक बड़ा हब, इंडस्ट्रीज हब, रोजगार का हब हमारा नागपुर बनेगा। और अपनी सरकार आएगी तो पहले मुझे मिहान के लिए, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में विलास मुत्तेमवार साहब के जमाने ही मिहान यहाँ पे आया था, और वो मिहान में इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम से रामदेव बाबा को जगह दिया 2 साल पहले, विदाउट स्टैंप ड्यूटी और कम दाम में जमीन दिया। आज एक भी अगर प्रॉपर्टी कोई गरीब आदमी भी खरीदना चाहे
तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगा दी। वो स्टैंप ड्यूटी से नुकसान क्या हुआ? रामदेव बाबा को तो विदाउट स्टैंप ड्यूटी दिया और कहा कि 6 महीने में 5,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, 2 साल तो हो गया। यानी जमीन को हड़पने के लिए उसको दिया। जो किसानों ने जमीन दी थी, बड़े मुश्किल से दी थी, अपने पूर्वजों की जमीन दी थी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारे जमीन में निहान डेवलप होगा, कार्गो आएगा तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान आत्महत्या से बचेगा। लेकिन इन लोगों के मन में पाप है और पाप की वजह से इस तरह के निर्णय लेकर हमारे देश को, हमारे नागपुर को खत्म करने की व्यवस्था आरएसएस, गडकरी, फडणवीस कर रहे हैं। और मैं इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए और एक विशेष बात और बताता हूं कि राहुल जी ने कल मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया तो हमारे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती, जाति निहाय जनगणना होने की मांग ओबीसी, हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग और सभी लोग करते हैं। राहुल जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी क्योंकि 2021 में हर 10 साल में हम लोगों की जनगणना आर्थिक और सामाजिक और जाति निहाय जनगणना होती है, लेकिन उसमें जो सेंसस सामने आता है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सेंसस आता है। राहुल जी ने कल कहा कि हम सभी जातियों का, क्योंकि अब हमारे देश का अगर सही विकास करना हो तो देश के सभी जाति धर्म के लोगों की आर्थिक स्थिति, उनको क्या चाहिए वो देने का अगर हमने थर्मामीटर करना है तो वो ये सेंसस के आधार पे होगा। और इसलिए 2021 में जो हमारा जनगणना होगी तो उसके आधार पे होगी। ये विशेष बात राहुल जी ने कल अपने मैनिफेस्टो में रखा है। मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि ये चुनाव हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का, ये चुनाव, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था इसलिए बोला हूं कि आपको अलग से बताने का, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की बात, हमारे सीबीआई के डायरेक्टर की बात, रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात बताने का तो आपको सबको पता है। इलाहाबाद में अभी 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की, डॉक्टरेट करने वाली लड़की ने वहां के एक प्राध्यापक को उसने जय भीम बोला, जय भीम बोला, उसको इतना उसको तुष्टीकरण किया गया, उस लड़की को जय भीम बोलने से कॉलेज से निकाल दिया। अरे इसलिए मैं आपको, अभी तो संविधान बदला ही नहीं है, अभी भी हम लोग आजाद हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जिस दिन अल्लाह का नाम लेने वाला भी गायब हो जाएगा, जय भीम बोलने वाला भी गायब हो जाएगा, अरे गुलाम बनने की नौबत जो आने वाली है उससे ये अलर्ट होना चाहिए। कल तक हमारे वोट विभाजन हुए, जैसे गुलाम ने कहा कि बीएसपी ने इतना वोट लिया, इसने उसने उतना वोट लिया। अब वो समय विभाजन का नहीं है। हम अगर बचे, हमारे देश की आजादी बचे, हमारा संविधान बचेगा तो ही हम लोग आपस में ये सब चीजों को देखेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे देश का संविधान खत्म हो जाएगा तो हमने क्या बोलना चाहिए, हमने नमाज पढ़ना कि नहीं पढ़ना, हमने मंदिर में जाना कि नहीं जाना, हम चर्च में जाना कि नहीं जाना, वो इन लोगों से, पेशवाई से पूछ के हम लोगों को जाना पड़ेगा। और इसलिए ये समय, ये लड़ाई उस लेवल की है और ये लड़ाई को जिस तरह से ये लोग टर्न कर रहे, जो नकली विकास किया, वो नकली विकास का आपको पता है, अपने नागपुर में आज के तारीख में देश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर अपने नागपुर में। नीरी ने एक रिपोर्ट किया, नीरी ने कहा कि जो टेम्परेचर रहेगा उससे 4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर अपने नागपुर में रहेगा, क्योंकि सभी तरफ सीमेंट के रास्ते बने। अब नागपुर में अभी तो अपन अप्रैल में ही है, अभी तो अप्रैल में ही अपन, अभी मई अप्रैल तो अब शुरू हुआ है, तो आज यही हाल है, तो बाद में क्या होगा। लेकिन सीमेंट का कमीशन तो उनको पास पहुंच गया। मैं आपके आशीर्वाद से सांसद बनने के बाद मेट्रो, क्योंकि मेट्रो ने भी कितने लोगों की जान ली, सीमेंट के रास्ते ने कितने लोगों की जान ली। मैं एक बार, आपको याद होगा कि एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा यानी गरीब व्यक्ति था लेकिन विचारों से बड़ा था, अपने नाम देता हूं मैं, तो मैं हॉस्पिटल में गया उनको मिलने, तो रोज वो रास्ते से जाते थे। एक दिन वो वही रास्ते से आ रहे थे, तो उनको पता नहीं यहाँ गड्ढा खोद दिया गया था,
तो गड्ढे में वो गिरे और सर के बल गिरे, कोमा में गए तो कोमा के बाद में वापस ही नहीं आए, ऊपर ही चले। जेमिनी कड़ू, जेमिनी कड़ू, मैं उनको मिला। ऐसे कितने लोग जेमिनी कड़ू की जैसे ये शहर में मारे गए हों। कई हमारे माताओं के माथे से उसका कुमकुम पोछा गया होगा, कई माताओं को विधवा किया गया होगा, हमारे बहनों को। मेट्रो का पिलर गिरने के बाद कई लोग मरे। अब ये विकास का रास्ता नहीं बन सकता। और मेट्रो आज जरूरत नहीं, मेट्रो को समय है, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि मरने के पहले शरण जो बनाते हैं वो बनाने का काम गडकरी ने किया। और उसी को अगर विकास का मंत्र देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो आप सब लोग सजग हो, आपको समझदार हो। और उत्तर नागपुर की जनता वैसे भी सबसे ज्यादा होशियार है और मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप आपके बेटे को, भाई को उसके पंजा इस सिंबल पर वोट देकर आप मुझे आशीर्वाद दो। इतनी विनती करता हूं, मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद।